आज की वीडियो में हम लोग ये सब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट हम लोग कवर करने वाले। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, अगर नहीं देखे हो तो जाकर पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 अगर देखते हो और फिर पार्ट 2 देखते हो, फिर आने वाले भाग को भी देखते हो तो एक सीरीज के जैसा रहेगा। ठीक है, उससे सारा क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का भी कवर होते जाएगा पूरे डिटेल से। ठीक है, और आप सभी को पता है, जो भी मुझसे वीडियो देखते हैं, मुझसे कनेक्टेड रहते हैं जो स्टूडेंट, कि मैं आपको सब्जेक्टिव पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बताता हूं। पहले आप मोबाइल को टेढ़ा कर लीजिए, कहने का मतलब है लैंडस्केप में। ठीक है, उसके बाद फिर आप मोबाइल को रख दीजिए, साउंड को फुल कर दीजिए, उसके बाद आराम से वीडियो को देखकर समझिए, इसके बाद फिर इसका नोट्स बनाइए। 100% एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पिछला वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने लिखा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पंचशील के सिद्धांत बताइए। तो पंचशील के सिद्धांत को मैंने अपने नज़रिए से 5 जड़ी बूटी के नाम से बताया है, मैंने ये बताया। ठीक है, आप लोग 5 जड़ी बूटी कहीं भी लिखना नहीं है, समझने के लिए मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि ये 5 जड़ी बूटी है। अगर इस 5 जड़ी बूटी को अगर पूरे विश्व में सारे देश के लोग खा ले, कहने का मतलब है इस पर अमल कर ले 5 बातों पर, तो देश में अशांति तो छोड़ो, कभी भी कोई भी घटना नहीं होगा, इससे चारों तरफ अशांति फैली हो, पूरे संपूर्ण विश्व में शांति फैल जाएगी। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में शांति कायम हो जाएगा अगर ये 5 सिद्धांत को फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसी पंचशील के 5 सिद्धांत के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, पंचशील का अर्थ होता है 5 सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति के मूल आधार है। इन 5 सिद्धांत के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 26 अप्रैल 1954 को किया गया था। ये ऐसे सिद्धांत है कि यदि इन पर विश्व का सभी देश अगर चल जाए, इस पर विश्वास कर ले, इस पर अमल कर ले, तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। समझ में आया ना? ये 5 सिद्धांत यहाँ पर निम्नलिखित है, जिसे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। आपको यही 5 पॉइंट्स एकदम रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, यही हुबहू आपको लिख देना है अगर एग्जाम में आता है। एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना है। कहने का मतलब है, अगर 2 देशों के बीच में अगर ये समझौता होता है तो उस समय दोनों देश एक दूसरे का जो अखंडता है तो उसको नहीं बिगाड़ना है। अखंडता कहने का मतलब है उस देश के अंदर में एकता जो बनी है, समझ रहे हो ना? अखंडता मतलब खंड नहीं हो, वो एकता को एक जरा सा तोड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या आपका, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, किसी भी हालत में आक्रमण नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या आपका, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है किसी तरह का। अगर किसी एक देश में किसी तरह का उसके अंदर में ही कुछ लफड़ा हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो उस लफड़े में दूसरा देश को उसमें आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना है। वो समझ लेगा अपना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका आंतरिक मामला पर्सनल मामला है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानना। ठीक है, शांतिपूर्ण सही तरीके से जो भी सिद्धांत यहाँ पर दिए हुए सारे सिद्धांत को आपको मानना होगा। 5वां नंबर, आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखना होगा। आपस में आपको ना बड़ा समझना है कि वो ज़्यादा बड़ा देश है, वो ज़्यादा बड़ा अमीर देश है, वो ज़्यादा छोटा हमसे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। एकदम दोस्ती बनाए रखना है, मित्रता की भावना को बनाए रखना है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट्स, सिंपल तरीके से लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती है? जो बड़े महाशक्तियाँ होते हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करते हैं, उसको जोड़ते क्यों हैं अपने शक्तियों में, अपने देशों में? इसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है कि छोटे देश से महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन करना चाहती है। दूसरा क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, महाशक्तियां छोटे देशों में सैनिक ठिकाने स्थापित करना चाहती थी ताकि वे एक दूसरे की जासूसी कर सके। मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूं, अगर आपके पास समय है तो वीडियो को देखिए पूरा। जैसे यहाँ पर ये यूएसए था और इधर क्या था, यूएसएसआर, है ना? आपको पता होगा इधर वाला जो भाग है वो पूरा बर्फ एरिया है, समुद्री एरिया और बर्फ एरिया। मतलब ठंड के दिनों में यहाँ पर बर्फ जम जाता है और गर्मी के दिनों में इधर पानी वाला एरिया है। तो ठंड के दिनों में इसको, यूएसए को, अपना सेना इस यूएसएसआर की तरफ भेजना पॉसिबल नहीं था, तो ये भेजता इधर से। जब इधर से इसको भेजना था तो यहाँ पर छोटे छोटे देश थे, श्रीलंका था, इसके बाद यहाँ पर भारत था और यहाँ पर इधर चीन था। तो वो क्या चाहता था, ये जो यूएसए है इस देश के साथ दोस्ती या गठबंधन बनाना चाहता था ताकि यहाँ पर अपना सैनिक गुट स्थापित करके निगरानी रखे इस यूएसएसआर पर। समझ में आया ना? तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने स्थापित करना चाहती थी ताकि वे एक दूसरे की जासूसी कर सके। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, वहाँ पर जो सैनिक का खर्चा होता है वहन करने में मददगार हो सकते हैं। मतलब कम ही खर्चे में हम उसको खर्चा दे देंगे, वहाँ पर मुझे वो जगह दे देगा छोटा देश, और वहाँ पर सैनिक का वहाँ पर गठन हो जाएगा या फिर वहाँ पर बैठाया जाएगा। तो ये थे आपके सारे पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए, पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना।
दूसरा आपका विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना। तीसरा आपका शांतिपूर्ण उपायों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उसको एकदम शांति तरीके से उसको सुलझाना है। जैसे कि मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा तनाव हो गया, अब पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर बमबारी, गोली बारूद या फिर किसी तरह का हथियार इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। तो ये सब नहीं करना है, आपको जाना है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास और बताना है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, प्लीज मेरे प्रॉब्लम को हल कीजिए। इंडिया ऐसे कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया के साथ ऐसे कर रहा है, तो वहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा शांतिपूर्वक। ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ पॉइंट, विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं में समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना। मतलब अगर विश्व में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, उसका भी समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में लगे विभिन्न राष्ट्रों के कार्य में समन्वयकारी केंद्र के रूप में कार्य करना। मतलब एक जरा सा भी कोई भी भेदभाव नहीं, जो भी काम है एकदम खुले मिजाज से करना है, वही यहाँ पर लिखा है समन्वयकारी। ठीक है, तो ये थे आपके 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना। इसका समय 1956 से 1961 तक का था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं इसके उत्तर को। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन। ठीक है, लोगों को राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों के बारे में जानकारी तभी दी जा सकती है जब उन्हें उन विषयों के बारे में विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार तथा स्वतंत्र प्राप्त हो। तो ये था आपका ग्लासनोस्त के बारे में। ठीक है, खुलापन कैसे हो सकता है, लोगों को राजनीति के बारे में पूरे डिटेल से खुलकर बताइए। क्या होता है राजनीति में, होता क्या है कि लोग छुपाते हैं, आधा अधूरा बात बताते हैं। अगर कुछ गलतियां होती है पॉलिटिकल से तो वो गलतियों को नहीं बताते कि ये गलतियां हो रहा है। अगर ये हम लोग व्यवस्था यहाँ पर लागू किए थे तो इस व्यवस्था से जनता को नुकसान हुआ है, ये सारे चीज़ के बारे में बताना चाहिए, खुलापन एकदम करना चाहिए। तो यही है आपका यहाँ पर ग्लासनोस्त के बारे में आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। इसको हम लोग 2009 के क्वेश्चन आंसर में देख चुके हैं पहले ही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर, गठबंधन क्या है। आप लोग भली भांति जानते हो इस वर्ड से। ठीक है, इसको बताने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ गठबंधन होता क्या है। एक ऐसा राजनीतिक दल होता है जो कई राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ बना के एक गठबंधन बनाता है, वही प्रक्रिया गठबंधन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी के वर्तमान के टाइम में देखा जाए, कांग्रेस एक गठबंधन की सरकार है। क्यों, कांग्रेस अकेले थोड़ी ना यहाँ पर सरकार बना पाएगी, कई पार्टियां मिलके गठजोड़ बन के, यानी साथ में मिलके गठबंधन बना के ही यहाँ पर पार्टियां बनाया गया है कांग्रेस का। तो ये आपका गठबंधन। आगे यहाँ पर देख लेते हैं आंसर, इसी टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है, वह राजनीति जिसमें चुनाव के पहले या फिर बाद में, ठीक है, पहले भी होता है और बाद में ही होता है। अब बोलिएगा कि बाद में कैसे होता है, जैसे कि मान के चलिए जो पार्टियां होती है, ठीक है, वो जो बड़े बड़े पार्टियां होती है, अगर उन्हें जीतने के लिए अगर मान के चलिए 4 ही सीट उनको चाहिए, तो 4 सीट किसी भी छोटे छोटे निर्दलीय पार्टियों का गठजोड़ बना के, गठबंधन बना के बाद में वो 4 सीट लेकर बहुमत से सरकार बना सकती है। तो बाद में भी ये आपका गठबंधन होता है और पहले भी गठबंधन होता है। समझ में आया ना। तो आगे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अथवा बाद में आवश्यकता अनुसार दलों में, यानी जो पार्टी होती है, सरकार गठन या किसी अन्य मामले में जैसे राष्ट्रपति चुनाव में आपसी सहमति बन जाए और वे सामान्यतः स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार देश में राजनीति हो, तो ऐसी राजनीति को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ, मैंने जो बताया उसी को ध्यानपूर्वक समझ के आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, पंजाब समझौता के मुख्य प्रावधान क्या थे। यहाँ पर देखते हैं क्या प्रावधान था। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी 1950 के दशक में। ठीक है, यानी 1950 के दशक अगर बोला जाए तो 50 से लेकर तकरीबन 1960 तक। तो 1950 के दशक के समय पंजाबी जो भाषी लोग थे, पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे पंजाब में, वो लोग एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठाने लगे। आखिरकार उसकी मांग मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाया गया। तो ये था आपका पंजाब समझौता। समझ में आया ना। चलिए आगे देख लेते हैं 20 नंबर, सार्क के सिद्धांत की चर्चा करें।
आइए देखते हैं सार्क के सिद्धांत की चर्चा। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका सिद्धांत या उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच, अब दक्षिण एशिया के देश कौन कौन है, जैसे यहाँ पर है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार आदि, ये सारे हैं। इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच में क्या काम करता है ये सार्क? विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। आप जानते हो ऊपर में होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। अगर वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूर्वी गठबंधन मतलब पूरब तरफ कौन था? ये आपका यूएसएसआर। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था ये आपको बताना है। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना सोवियत संघ ने। ठीक है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ रूस कर रहा था, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। और अगर पश्चिमी पूछता तो यूएसए यानी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। 26 नवंबर, आप सभी को पता है 26/11 घटना है ना, जानते हो ना। 26/11 अगर घटना अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे कि 2008 में मुंबई में जो ताज होटल था वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसी को 26/11 घटना कहा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज एवं ओबराय होटलों पर किसने आक्रमण किया? तो देखिए आंसर, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज एवं ओबराय होटल पर आतंकवादी संगठन द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, इस आक्रमण से इन दोनों होटलों को भारी क्षति हुई, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए, बहुत सारे हवलदार पुलिस भी मारे गए थे। अगर आप उसे डिटेल से एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इस पर मूवी भी, एक डेडिकेटेड मूवी भी नाना पाटेकर का निकला हुआ है, आप उस मूवी को भी देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? अब ये खाड़ी युद्ध क्या था और इसमें जो बहुराष्ट्रीय सेना थे वो कौन से सेना थे जिसका नेतृत्व कौन किया? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। बहुराष्ट्रीय सेना का कौन नेतृत्व किया था? अमेरिका ने। इसका रीजन क्या था थोड़ा सा समझ लो। अमेरिका चाहता था कि मेरा दबदबा पूरे विश्व में फैले, पूरे देश में मेरा वर्चस्व दिखे, इसीलिए बहुराष्ट्रीय सेना के आड़ में अमेरिका वहां पर वर्चस्व दिखाने के लिए गया था और ये बताने गया था कि पूरे विश्व का बाप अमेरिका है, इससे टक्कर कोई नहीं लेना है। समझ में आया ना? तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस सोवियत नेता के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ? अब बताना आपको, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, टूटा, कई गणराज्य मिलकर सोवियत संघ बने हुए थे, तो उस समय नेता कौन था उसी सोवियत संघ का? तो मिखाइल गोर्बाचेव था। ठीक है, और उसी समय सोवियत संघ का विघटन हुआ। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, दलित पैंथर्स क्या है? इसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। दलित समाज को इतिहास में अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। जो दलित मतलब होता क्या? दलित मतलब होता है एक हिंदू धर्म में जो सबसे छोटा कास्ट होता है। ठीक है, सबसे छोटा जो जाति होता है, जो जाति का बंटवारा किया गया है, जिसे सबसे नीच नज़रिए से देखा जाता है, इतनी घटिया नज़रिए से देखा जाता है कि इतिहास अगर पढ़ोगे दलितों के बारे में, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, जो पढ़े लिखे लोग, पंडित लोग रहते थे, सोच लीजिए इतने पढ़े लिखे लोग रहकर भी लोग इतना घटिया समाज के बारे में सोचते थे कि आप सुनकर भी उनके बारे में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी घटना है। अगर आगे क्लास में अगर आप इतिहास लेते हो और दलितों के बारे में पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे कि हाँ वाकई में उनके साथ बहुत ही बड़ी दुष्व्यवहार होती थी और अभी भी हो रही है। समझ में आया ना? ये बड़े बड़े जात के लोग जो पंडित कहते हैं अपने आप को, ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, पढ़े लिखे कहते हैं, ये सारे लोग सिर्फ अपना दबदबा बनाने के लिए ये सारे लोग धर्म के आड़ में उन सभी को बहुत ही नीच नज़रिए से देखते थे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दलित पैंथर्स क्या है। दलित समाज को इतिहास में अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ा है। इनके साथ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व शारीरिक अन्याय बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। प्रजातंत्र के विकास का दलितों पर भी प्रभाव पड़ा और जब इतना अत्याचार होने लगा तो खास करके विशेष करके दलित युवा में क्या हुआ, अपने हित के लिए, गरिमा, मान सम्मान के लिए प्रति जागरूकता जागने लगी। इसको विकसित करने के लिए वह अपने ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अन्याय व शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एक युवा संगठन बनाए। ठीक है, और इसका प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? ये संगठन का महाराष्ट्र से हुआ और इस संगठन का नाम ही दलित पैंथर्स बोला गया था। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है अगर जो इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो दलितों के साथ जात और विवाद का जो लफड़ा होता था, मतलब जातिवाद, तू छोटका जात के है, हम बड़का जात के हैं, तो तुमको हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, पानी यहाँ से नहीं ले जाने के लिए देंगे, यहाँ तुम नहीं पढ़ सकते हो, या फिर छुआछूत। कहने का मतलब अगर उसका छांव भी तुम्हारे कदमों में अगर पड़ जाए, या वह रे ब्राह्मण, वह रे ब्राह्मण जाति,
कैसे कैसे लोग रहते थे, अगर उनका छांव भी पड़ जाता था तो सोच लीजिए वो कितना नहाते होंगे। कि कानून व्यवस्था में जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ जो व्यवस्था कानून में नहीं लिखा गया था, कोई भी दंड देने का अधिकार, उसको कानून में लाना था। ये दलित पैंथर्स का काम था। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO की क्या भूमिका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ये आपका विश्व के प्रमुख देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1994 में हुई है। महान आर्थिक मंदी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व के प्राय सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा गए। समझिए ध्यान से, जैसे हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट हुआ उस समय क्या हुआ कि उससे पहले भी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। तो हुआ क्या, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी हो गई। मतलब समझिए कि कई कई देशों में खाने के लांदे पड़ गए, एक जरा सा खाने का सामान नहीं है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सारा पैसा खर्चा सैनिकों पर लगा दिया, सारा पैसा खर्चा लड़ाई झगड़े में, हथियार खरीदने में लगा दिया। तो आर्थिक तो मंदी आना तय था द्वितीय विश्व युद्ध पर। ठीक है, और उसी समय इसी संस्था यानी WTO की शुरुआत की गई ताकि आपस में जो विश्व युद्ध होते समय जो व्यापार व्यवस्था बंद हो गई थी देशों के बीच में, उसको चालू रखना था। जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाना था और आपस में पूरे विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो व्यापार व्यवस्था था उसको पसारना था, फैलाना था, उसको चारों तरफ लागू करना था। यही आपका WTO की भूमिका, और भी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र क्रमशः संकुचित होता जा रहा था, कम होते जा रहा था। समझ में आया ना? तो वही चीज, इसको बढ़ाने के लिए, व्यापार के विस्तार एवं इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1948 में जेनेवा में विश्व में 23 देशों के बीच एक समझौता हुआ। तो ये था आपका आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, क्षेत्रीय पार्टियों से आप लोग क्या समझते हैं? क्षेत्रीय पार्टियां होती क्या है? तो यहाँ पर देखिए भारत में कई प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ ही यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का गठन भी होने लगा है। आजकल क्षेत्रीय दलों का महत्व भी भारतीय राजनीतिक में बढ़ गया है। क्षेत्रीय दल वैसे दलों को कहा जाता है जिनका गठन क्षेत्र विशेष यानी राज्य विशेष के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। आप यहाँ से आंसर लिखिएगा। ठीक है, आंसर आप यहाँ से लिखिएगा कि क्षेत्रीय दल वैसे दलों को कहा जाता है जिनका निर्माण या गठन सिर्फ क्षेत्र विशेष यानी किसी राज्य विशेष के अंदर स्थापित किया जाता है। ये राष्ट्रीय दल नहीं होते हैं। ये एक राष्ट्रीय दल नहीं होता है। राष्ट्र मतलब क्या होता है? पूरे देश, और क्षेत्र मतलब क्या होता है? केवल एक कोई क्षेत्र उसी देश के अंदर में, या फिर राज्य भी बोल सकते हो। तो वो सिर्फ क्षेत्र के लिए होता है, राष्ट्रीय दल के लिए नहीं होता है। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए गठित करता है। ये आपका क्षेत्रीय पार्टी। ये था आपका क्षेत्रीय पार्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन कहने का मतलब है लोकतंत्र में निर्वाचित होकर सत्ता को बनाया जाता है ना, सत्ता का निर्माण किया जाता है, सत्ता पर किसी को भी बैठाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया। भारत में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से संपन्न कराने का दायित्व भारतीय चुनाव आयोग का है। यानी भारतीय निर्वाचन कराने का किसका दायित्व है? भारतीय चुनाव आयोग का। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से। राज्य स्तर पर राज्य चुनाव आयोग करता है, समझ में आया ना, लेकिन वह भी भारतीय चुनाव आयोग के अधीन ही काम करता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, चुनाव का परिणाम घोषित करना आदि काम ये आपका चुनाव आयोग का ही होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीटो शक्ति क्या है? वीटो पावर किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब 15 से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत होंगे, परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें आर्थिक या सैनिक कार्रवाई शामिल है, किसी निर्णय के लिए 9 सदस्य का बहुमत जिसमें 5 अस्थायी सदस्य का मत भी अनिवार्य है। इस प्रकार किसी भी अस्थायी सदस्य का नकारात्मक मत होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद कोई सक्षम कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इसी को निषेधाधिकार या फिर वीटो पावर कहा जाता है। समझिए ध्यान से, वीटो पावर होता क्या है? जो यहाँ पर सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, इनमें से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास एक वोट देने का ऐसा पावर है जिसके द्वारा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम होता है और उस पर अगर आपको सहमति बनाना है, अगर मान के चलिए पाकिस्तान ने कुछ गलत किया है और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सुलझाना है और यहाँ पर ये वीटो पावर का इस्तेमाल किसी ने कर दिया, तो समझिए कि ये इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता अगर ये गलत काम कितनों कर लिया फिर भी। तो ये होता है वीटो पावर। समझ में आया ना? यहाँ पर क्या होता है? परिषद कोई भी सक्षम कार्रवाई नहीं कर सकेगी अगर यहाँ पर वो वोट नकारात्मक जो होता है, वोट अगर मार दे, वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे, तो इसी को ही कहा जाता है वीटो पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हो?
तो यहाँ पर देखिए एक ध्रुवता से क्या समझते हो? अगर मान के चलिए दो देश महाशक्ति उभर कर आए थे शीत युद्ध में, जब इसका विखंडन हो गया यानी सोवियत संघ रूस का, जब ये टूट गया पूरी तरीके से तो फिर कौन सा देश बचा? यूएसए यानी अमेरिका। तो यही कहलाता है एक ध्रुवता, यानी यही बचा। तो एक ध्रुवता, दोनों जब बचे थे तो दो ध्रुवता। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर आंसर में दिया क्या है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे में अधिकांश राष्ट्र हो तो, यानी एक ही बचा तो फिर उसका दबदबा हो गया ना, वर्चस्व हो गया, उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। शीत युद्ध काल में विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी, ठीक है। और पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका करता था तथा दूसरा साम्यवादी जिसका अगुवाई सोवियत संघ करता था। लेनिन 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर गया। विश्व भर में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा, मतलब अमेरिका से टक्कर लेने वाला कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं रहा। इस घटना के बाद के दौर को एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है या फिर अमेरिकी प्रभुत्व कहा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, मतलब वहाँ पर राज्य व्यवस्था है, राजा उस जगह पर शासन कर रही है। गणतंत्र मतलब होता है जनता का सरकार यानी लोकतंत्र। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है राजतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन का बगडोर राजा के हाथ में होता है। वहाँ का जो मालिक होता है, सत्ता पर जो काबिज होता है वो राजा होता है। इस शासन व्यवस्था में राजा प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। और गणतंत्र में वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन का बगडोर जनता के प्रतिनिधि के हाथों में होता है, मतलब जो जनता ही उसको चुनकर बनाती है सरकार। जनता अपने प्रतिनिधि को शासन करने का अधिकार प्रदान करती है, प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। समझ में आया ना? तो ये था आपका राजतंत्र और गणतंत्र। आगे यहाँ पर देखिए क्षेत्रवाद की राजनीति क्या है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्षेत्रवाद क्या है? तो क्षेत्रवाद की राजनीति वैसी राजनीति होती है जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की राजनीति की जाती है। भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति में एक ज्वलंत रूप ले लिया है जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अभिशाप बन गया है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इसी राजनीतिक परिणाम है। कहने का मतलब है जो क्षेत्रवाद होता क्या है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का विवाद हो रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी में क्या विवाद हो रहा है, जैसे कि अभी झारखंड में वर्तमान में क्या हो रहा है, मगही भाषा को लेकर और वगैरह जो भी भाषा है, भाषा को लेकर क्षेत्रवाद हो रहा है ना। तो यही जो वाद विवाद होते रहता है ना, उसी को कहते हैं क्षेत्रवाद।